नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चर्चा चल रही है काव्य का हेतु आचार्य मम्मट के मत में, आचार्य जयदेव के मत में, आचार्य वाग्भट के मत में और आचार्य जगन्नाथ के मत में आज काव्य का हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। काव्य के हेतु के बारे में आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में कहते हैं कि शक्तिर निपुणता लोका शास्त्र काव्य देवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। अर्थात कह रहे हैं काव्य की उत्पत्ति के अर्थात काव्य के तीन कारण हैं। सबसे पहले है शक्ति, दूसरा है निपुणता और तीसरा है अभ्यास। बोले शक्ति वह है जो कवित्व का जो संस्कार अर्थात जो कवित्व का जो बीज है वह संस्कार विशेष जिसके बिना काव्य करना क्या है असंभव है। यदि कभी उस प्रतिभा के बिना अर्थात जो कवित्व रूप जो शक्ति है उसके बिना यदि कभी काव्य की रचना की जाती है तो वह क्या है उपहास्यास्पद अर्थात हास्य को प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात कर रहे हैं निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता क्या है, जैसे कहा कि लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात्। लोक व्रतः व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, काम शास्त्र, कला शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों का क्या होना चाहिए का ज्ञान होना चाहिए। छंद शास्त्र से छंद आदि का संशय निवृत्त हो जाना, व्याकरण शास्त्र से असाधु साधु पदों की निवृत्ति, साधु पदों का ग्रहण और असाधु पदों का की निवृत्ति अर्थात व्युत्पत्ति, और काम कला जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का ज्ञान होना अपेक्षित है। और तीसरी बात में अभ्यास अर्थात काव्य का जो कारण है काव्य निर्माण का क्या है काव्य के निर्माण में जो अपेक्षित है वो अभ्यास है। अर्थात गुणों का आदान करना, दोषों का हेय करना, रस आदि को ग्रहण करना और बार बार पौना पुण्यन का जो प्राचीन आचार्यों के द्वारा जो काव्य महाकाव्य की रचना की गई है उनमें पुनः पुनः उन काव्यों का अनुशीलन करना और उसके द्वारा काव्य निर्माण करना। आदि से कहा गया कि इतिहास पुराण जितने भी है, चाहे रामायण हो महाभारत हो, इतने आदि से सभी ग्रंथों का ग्रहण करना है। उसके बाद आते हैं आचार्य जयदेव के मत में। जयदेव की आचार्य मम्मट की ही बात का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रतिभैव सुताभ्यास सहिता कवितां प्रति हेतुर्मृदम्ब संबद्धा बीजमाला लतामिव। अक्षर सा वही कह रहे हैं, अक्षर भिन्न है कह रहे हैं। अर्थात यहां इन्होंने शक्ति कहा था, इन्होंने ये कह रहे प्रतिभैव कह रहे प्रतिभा, दूसरा कह रहे श्रुत और तीसरा कह रहे अभ्यास। अर्थात काव्य के तीन कारण हैं आचार्य जयदेव के मत में भी। कह रहे पहले प्रतिभा, दूसरा है श्रुत अर्थात श्रुत अर्थात व्युत्पत्ति, चाहे छंद व्याकरण काम कला आदि शास्त्रों इतिहास पुराण जितने भी हैं उनका क्या है व्युत्पत्ति करना अर्थात दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। उससे क्या है कविता का निर्माण होता है। अब यहां पर समझने वाली बात है, जैसे इन्होंने कहा कि यहां कहा कि इति हेतु तदुद्भवे, उस काव्य के उद्भव में अर्थात उस काव्य का जो कारण है उसके हेतु क्या है इति हेतु हो। ये तीनों चाहे शक्ति निपुण और अभ्यास हो, चाहे प्रतिभा श्रुत और अभ्यास हो, ये क्या है उसके कारण है। तो इन्होंने उदाहरण देकर के समझाया आचार्य जयदेव ने। कहते हैं कि हेतु मृद अंब संबद्धा बीज माला लतामिवा। बोले जैसे बीज की माला होती है, अगर कोई बीज कहीं पर बपन होता है तो उस बीज के लिए अपेक्षित क्या है मृदा अर्थात मिट्टी और दूसरा जल। अर्थात बीज अपने आप ही
उत्पन्न नहीं होगा, उस बीज के लिए अपेक्षित क्या होना चाहिए? जल और मिट्टी। अर्थात तीनों के बीज भी अपेक्षित है, मिट्टी भी अपेक्षित है और उस मिट्टी के लिए जल भी अपेक्षित है। अर्थात तीनों का संयोग जब होगा तब उसमें क्या लता उत्पन्न होगी। उसी प्रकार से काव्य के भी तीन कारण हैं, उन तीनों कारणों का एक हेतु है। उन तीनों का, जैसे घट का निर्माण होता है तो घट के निर्माण में केवल मिट्टी ही उसका कारण नहीं होता है घड़े का, क्योंकि कुम्हार का जो चाक है वो भी उसके लिए अपेक्षित है, क्योंकि यदि चाक नहीं रहेगा तो घट का निर्माण कैसे बनेगा? मिट्टी से घट का निर्माण नहीं होगा, इसलिए अपेक्षित है उसका निर्माण। अर्थात तीनों से, अर्थात प्रतिभा, श्रुत और अभ्यास, ये क्या है? काव्य के तीन हेतु सम्मिलित रूप है। इनसे समवाय होकर के काव्य का निर्माण होता है। आगे वाग भट अलंकार में कह रहे हैं, उनका मत कह रहे, वो प्रतिभा को कह रहे हैं कि प्रतिभा कारणम तस्या व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम वृषोत्पत्ति कृताभ्यासा इत्यादि कविसम कथा। ये भी वही बात कह रहे हैं, आचार्यों के मत में ही कह रहे हैं कि पहला कारण क्या है? उसका प्रतिभा, दूसरा कारण है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। देखिए ध्यान से कह रहे, पहले प्रतिभा कारणम तस्य काव्यस्य कारणम प्रतिभा। पहला कारण नैसर्गिकता यदि प्राप्त होती है तो वह प्रतिभा। और बोले क्या है? उस काव्य का दूसरा हेतु क्या है? व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम, और जो उसका विभूषण है अर्थात जो व्युत्पत्ति अर्थात छंद, व्याकरण, अभिधान, काम, कला, इतिहास, पुराण आदि का क्या विवेचन करना, ये क्या? व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम। तीसरा करें वृषोत्पत्ति कृत अभ्यास, और गुण दोषों का विवेचन करना और रस आदि का ग्रहण करना, इसे बारंबार भूयः उसका अभ्यास करने से क्या होगा? अभ्यास होगा इत्यादि कवि समकथा। ये क्या है? काव्य के तीन हेतु हैं। आगे आचार्य जगन्नाथ के मत में कह रहे हैं, आचार्य जगन्नाथ क्या कहते हैं अपने रसगंगाधर में कह रहे हैं कि तस्य च कारणम कवि कथा केवल प्रतिभा। आचार्य जगन्नाथ केवल प्रतिभा को क्या करते हैं? कारण मानते हैं। कह रहे हैं कि वह काव्य के निर्माण का जो हेतु है, काव्य का जो कारण है, वह केवल प्रतिभा, वह केवल प्रतिभा है। आगे कह रहे हैं वह प्रतिभा कैसे प्राप्त होती है? वह प्रतिभा बता रहे उस प्रतिभा के तस्याश्च हेतु, उस प्रतिभा के क्वचित देवता महापुरुष प्रसादादि जन्यम अदृष्टम। बोले एक तो दृष्ट है, उस प्रतिभा की बारे में कह रहे हैं कि वह एक तो दृष्ट है और दूसरा अदृष्ट है। दृष्ट क्या है? पहले अदृष्ट क्या है? बोले कहीं किसी देवता, महापुरुष, किसी महापुरुष आदि, महापुरुष अर्थात किसी देवता की कृपा हो, अर्थात किसी महापुरुष की कृपा हो, उससे युक्त क्या, उस आदि से युक्त होकर के क्या प्रसाद आदि जन्यम अदृष्टम, वह अदृष्ट है। दूसरा बोले क्वचित विलक्षण व्युत्पत्ति काव्याकरणाभ्यास असौ, और बोले कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति अर्थात कह रहे हैं कि यदि विलक्षण व्युत्पत्ति होगी तो क्या हो गया? विलक्षण व्युत्पत्ति काव्यकरण अभ्यासौ, और वहां व्युत्पत्ति और अभ्यास स्वीकार कर रहे हैं बाद में। पहले कह रहे हैं केवल कविगता, केवल प्रतिभा। इस प्रकार से आचार्य मम्मट, आचार्य जयदेव, आचार्य वाग्भट अलंकार, आचार्य जगन्नाथ के मत में काव्य का निरूपण किया, काव्य के हेतु का निरूपण किया गया। अब आपको बताना चाहते हैं कि काव्य के हेतुओं को किन किन आचार्यों ने कैसे कैसे माना, तो एक नजर में उसको देख लेते हैं। वस्तुतः सभी का सिद्धांत, सभी आचार्यों का एक ही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि वह काव्य के हेतु को प्रतिभा के रूप में स्वीकार करते हैं। चाहे आचार्य मम्मट के मत में स्वीकार करें, चाहे आचार्य जयदेव के मत में, चाहे भामह, दंडी, वामन के मत में क्या करें, उसको स्वीकार करें। यहाँ पर आपको दो मत दिखाए जा रहे हैं कि वस्तुतः उसमें दो प्रकार से आपने देखा कि वस्तुतः कैसे कैसे इसको किया गया। पहली बात कह रहे हैं कि एक मत वो है जो देखिए
एक मत वो है कि जो केवल 3 शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु मान रहा है। देखिए पहला शक्ति, देखिए शक्ति, दूसरा है निपुणता, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम, देखिए शक्ति, दूसरा है निपुणता और तीसरा है अभ्यास। अभ्यास, देखिए शक्ति क्या है, उसका दूसरा नाम, जिसका नाम दूसरा नाम क्या है, प्रतिभा। देखिए ध्यान से, शक्ति क्या है, प्रतिभा। निपुणता क्या है, व्युत्पत्ति, 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 सॉरी व्युत्पत्ति, और तीसरा है अभ्यास, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, इन तीनों को जो मान रहा है, अर्थात तीनों कारणों को जो मान रहा है, उनमें आचार्य भामा है, आचार्य दंडी है, आचार्य वामन है, आचार्य रुद्रट है, आचार्य मम्मट है, आचार्य जयदेव है, आचार्य राजशेखर है। राजशेखर का मत आपने देखा होगा कि उन्होंने कार्यत्री भावित्री के प्रकार से 2 भेद माने थे प्रतिभा के, वही, और फिर उसके कार्यत्री जो थी उसके 3 भेद करते थे, सहजा, आहार्य और औपदेशिकी। इस प्रकार से वहां भी वही बात उन्होंने 3 प्रकार से ही मान लिया था उन्होंने। राजशेखर भी उसी मत का समर्थन करते हैं। दूसरा वो मत है कि जो केवल किसको मान रहा है, केवल प्रतिभा को ही मान रहा है। देखिए जो केवल प्रतिभा को ही क्या काव्य का हेतु स्वीकार कर रहा है, उनमें सबसे पहले हमने किसकी चर्चा की थी, आचार्य आनंदवर्धन की। आचार्य इनमें कौन कौन से, आनंदवर्धन हो गए, आनंदवर्धन। दूसरे हो गए उन्हीं की ध्वन्यालोकन जो टीका लिखे वो है आचार्य अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त ने भी वही प्रतिभा का ही समर्थन किया। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त पादाचार्य। और उसके बाद जो है उसी प्रतिभा का अभी उसके बाद आपने कुंतक का मत देखा, कुंतक भी केवल उसी को कह रहे हैं, कुंतक। आपने अभी जो है देखा कि वाग्भट अलंकार, वाग्भट भी इसी मत का समर्थन कर रहे हैं। वाग्भट सॉरी महिम भट्ट, व्यक्ति विवेककार जो है किसका समर्थन करते हैं, उसका प्रतिभा का। तो महिम भट्ट हो गए, महिम भट्ट। और रस गंगाधर काल आचार्य जगन्नाथ किसको स्वीकार कर रहे हैं, प्रतिभा को, तो जगन्नाथ। इस तरह से 2 मत यहां पर प्रस्तुत होते हैं, परंतु जिन्होंने बता दिया आपको कि प्रतिभा सभी ने स्वीकार किया, किसी ने शक्ति कहा पर है उसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिभा ही है। निपुणता, अभ्यास, और कुछ आचार्य सिंह की केवल प्रतिभा को ही स्वीकार करते हैं, पर ऐसा भी नहीं है। या जैसे आपने आचार्य जगन्नाथ के मत में दिया था कि उन्होंने व्युत्पत्ति को भी लिया है, अभ्यास को भी लिया है। तो इस प्रकार से ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 मत यहाँ पर देखे जाते हैं, परंतु दोनों का आप विश्लेषण कीजिए, और विश्लेषण करके निकलता है कि 2 आचार्य निकलते, वो पहली बात करते हैं केवल प्रतिभा। प्रतिभा हो चाहे शक्ति हो, निपुणता हो चाहे व्युत्पत्ति हो, बात एक ही है। आचार्यों के सिद्धांत विचार भिन्न भिन्न है, कहने की बात केवल एक है। आज आचार्यों के मत में काव्य के हेतु की चर्चा की। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।